In this class, we will discuss the modern India, यानी आधुनिक भारत. What is the time dimension of आधुनिक भारत, modern India? Modern India or modern Indian history. Time frame of modern Indian history is a matter of debate among the scholars as to when the history of modern India should start. माइक नहीं चल रहा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है. हैं? ठीक है. तो मॉडर्न इंडिया स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू सम in 1707. It is the landmark date when the great Mughal, last of the great Mughals, Aurangzeb died. औरंगजेब, नाम सुना है औरंगजेब का? Yes. Aurangzeb passed away in 1707. So most scholars traditionally think that modern India should be studied with 1707. 1707 से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होनी चाहिए. ठीक है. कौन था औरंगजेब? ही वॉज द मुगल एम्परर. यू नो अबाउट औरंगजेब? कुछ जानते हो? औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसीज, औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसीज, औरंगजेब्स वॉर्स विद मराठाज. औरंगजेब के बारे में और क्या जानते हो? औरंगजेब वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मोनार्क. ऑर्थोडॉक्स था, धर्म के मामलों में काफी कट्टर था. ठीक है. बट स्टिल ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर. काफी अच्छा शासक भी था. He had a very good army. He had very great amount of strength. जब इसकी डेथ हुई तो उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. डिक्लाइन जानते हैं? पतन होना शुरू किया. डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन. डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन, disintegration, integration, and it is said that decay को हिंदी में क्या बोलते हैं? सड़ना. It means that decay started. Decay of the political, social, economic, हर क्षेत्र में ये जो डिके है ये विजिबल दिखाई पड़ता है. ठीक है. और ये चलता रहा. दिस डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स एंड इट वॉज कंप्लीट बाय 1761. यहाँ तक पूरा हो गया था. 1761 में कोई लैंडमार्क, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आपको याद आती है? बताओ. पानीपत की लड़ाई. इट वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था. किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली एक अफगान लुटेरा था, आक्रमणकारी, अफगान इन्वेडर.
and on the other side were the Marathas. तो पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। और यहाँ 3 बैटल हुए थे, ये थर्ड बैटल था। पहले भी दोनों जो बैटल थे, दे वर नोन टू बी वेरी डिसाइसिव बैटल्स, बहुत ट्रेंड सेटिंग बैटल रहे थे वो, फर्स्ट बैटल और सेकंड बैटल। दिस वॉज थर्ड बैटल, दिस ऑल्सो वॉज वेरी वेरी ट्रेंड सेटिंग बैटल उसे कहते हैं जिससे कि फ्यूचर की हमारी पॉलिटिक्स की लाइन और लेंथ ही खराब हो जाए। ट्रेंड सेटिंग, फ्यूचर इवेंट्स पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो, उसे कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। यहां से जैसे ट्रेंड सेटिंग हम कहेंगे तो इसलिए कहेंगे कि यहां पे जो मराठों का ड्रीम था ना, मराठास वर ड्रीमिंग ऑफ रिप्लेसिंग द मुगल्स, तो देयर ड्रीम वॉज सेटर्ड, वो टूट गया सपना, चकनाचूर हो गया। मराठास ड्रीम ऑफ dominating the political power of India was dashed to the ground, धराशायी हो गया। इसके बाद मराठे कभी उभर नहीं पाए। मराठास फेल टू रिकवर फ्रॉम द शॉक ऑफ पानीपत। तो हम कहेंगे कि यहाँ मुगलों की बात चल रही थी, मराठे कहाँ से आ गए। तो यहाँ तक आते आते जो मुगल डिक्लाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। इट वॉज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर कितना रह गया था? मुगल एम्पायर रिमेन्ड सिंपली कन्फाइंड टू द सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ तक मुगल एम्पायर था बस। ये सारे जो एरिया थे, दे वर ऑल गॉन, दे ऑल वर गॉन, ये सब एरिया निकल गए थे। ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, देन फर्स्ट थिंग इज दैट, ये जो चीज़ है जिसे हम मुगल एम्पायर कहते हैं, इतनी बड़ी चीज टूट गई। इतनी बड़ी चीज केवल टूटी नहीं, बिखर गई। इट क्रम्बल्ड टू पीसेस। और मुगल कुछ कर नहीं पाए। मुगल्स फेल टू डू एनीथिंग। वो कुछ कर भी नहीं पाए और टूट गई स्ट्रक्चर, देखते देखते खत्म हो गई, है ना। इट टेक्स टाइम टू क्रिएट एनीथिंग, एनी स्ट्रक्चर सच बिग एज दैट ऑफ द मुगल्स। इतना बड़ा समय लगा। द एम्पायर हैड बीन ग्रूम्ड बाय द ग्रेट पीपल लाइक अकबर, जहांगीर। उन्होंने इसको अच्छी तरह से करीने से बनाया था, संवारा था। इट वॉज बिल्ट अप विद ग्रेट एफर्ट्स। और कितना समय लगा? 1526 से लेके 1707 तक चलता रहा। बिखरने में समय कम लगा। बिगाड़ने वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर बिगाड़ने वाले ना हो तो नई चीज़ें कैसे बने। कहते हैं लक्ष्मी चलायमान होती है, हैं? अब इनके पास ही इन्होंने कोई उसका ठेका थोड़े ले रखा है, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो पिताजी जब पैसा कमा जाते हैं ज़्यादा, तो बच्चे क्या करते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, गाड़ियाँ दौड़ाते हैं सड़कों पे, एक्सीडेंट करते हैं, बड़े बड़े शौक पालते हैं। नहीं तो फिर बर्बादी कैसे होगी? Some people are born to create and some people are born to destroy. बस यही अंतर है। और ये
उत्थान पतन का खेल चलता रहता है। इसलिए दिस इज ए बिग लेसन ऑफ हिस्ट्री दैट बिग एम्पायर्स हैव क्रम्बल्ड। जिसे हम रोमन एम्पायर कहा करते थे, खत्म हो गया। ईरानियन एम्पायर, बिगर देन इवन द रोमन एम्पायर, was also destroyed. Mauryan Empire, very big empire, also ended. क्यों जी? गुप्ताज एम्पायर also ended. तो क्या सबक मिलता है इससे? इससे ये सबक मिलता है कि बड़ी चीजें गिरती जरूर हैं। एन रिसेंट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अमेरिकन एम्पायर। बिखर रहे हैं ना, पागल हो रहे हैं। ट्रम्प तो बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड हो रहा है, बिल्कुल। क्योंकि हमेशा आप टॉप पे नहीं रह सकते। क्यों जी? नहीं रह सकते ना। टॉप पे रहना की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। अगर गिर रहे हैं और गिरने का एहसास भी, उसी में मजा लो भाई। अगर हाय तो मचाओगे, गिरोगे फिर भी। क्यों गिरते हैं एम्पायर? एक क्वेश्चन है, ये दिमाग में लाइए। वाई डू द बिग थिंग्स फॉल? बड़ी बड़ी चीजें गिरती हैं। आपने नाम सुना यूएसएसआर का? पहले था यूएसएसआर was disintegrated in 1991. It was created in 1924 as a result of the Russian Revolution. और यूएसएसआर बहुत बड़ी पावर था। यूएसएसआर गिरा तो हम तो पढ़ते थे उस समय, तो आश्चर्य हो गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। क्या है, यूएसएसआर भी गिर सकता है? हाउ कैन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट? ऐसा हो कैसे सकता है? हो गया। तो बड़ी चीजें गिरती हैं तो गिराने वाले बाहर वाले नहीं होते, ज्यादातर अंदर ही होते हैं। ठीक है? Those factors and forces which are responsible for any fall are inside. They play inside. अंदर होती हैं वो ताकतें। तो जो सोचने वाली बात है वो ये है कि ये एम्पायर गिरा क्यों? एक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्सेस पढ़ी हैं? अगर सेंट्रीफ्यूगल का मैं मैप बनाना चाहूं, फिगर, तो इस तरह से बनेगा, हैं? क्यों जी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो बाहर की ओर जाती हैं, सबका दबाव यहां था। सब जितने भी एलिमेंट्स थे पॉलिटिक्स में उस समय, इवन द मुगल ऑफिसर्स, दे benefited from the decay. They benefited from the weaknesses. जो मुगल ऑफिसर्स थे उन्होंने भी, जो जमींदार थे उन्होंने भी, जो लोकल किंग्स थे यहाँ के सबऑर्डिनेट उन्होंने भी, राजपूत किंग्स, मराठास, many new powers, there were several elements within, हर जगह सैकड़ों थे, and they also raised their heads. तो इसे लेकर ये साफ गए। दिस इज कॉल्ड एज द, दिस इज बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। चीजें टूट गई, वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ से निकलती चली गई। समेटने की कुछ तो ऐसे थे जो कोशिश ही नहीं करे, दोनों हाथों से लुटा रहे थे। कुछ तो ऐसे महान भाव थे मुगलों में जो उन्होंने वही सोच लिया था, अरे गिर रहे तो गिरने दो यार। उनमें एक जहांदार शाह था, वो तो औरतों की ड्रेस पहन के ही आ जाता था और नाचने लगता था दरबार में।
बोले भाई ऐश करेंगे, गिर रहे हैं गिरने दो, मजे लो, ऐसे हो गए थे. दिस एटीट्यूड वॉज वेरी डेंजरस एटीट्यूड. तो कोई देर वॉज नो अटेम्प्ट टू, नो सीरियस अटेम्प्ट टू स्टैम्प दिस रूट, स्टैम्प दिस ईविल. कोई अटेम्प्ट नहीं थी. तो एक तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये गिरे तो गिरे क्यों? Why did the Mughal Empire collapse? Why did the Mughal Empire collapse? एक तो सबसे पहली बात ये है. दूसरा है कि what was the effect of this? दूसरा क्वेश्चन है what was the effect of this collapse or disintegration? दूसरा क्वेश्चन है what was the effect of this or consequences, results, consequences of this disintegration? इस डिसइंटीग्रेशन का इफेक्ट क्या था, परिणाम क्या थे, प्रभाव क्या थे, वो इम्पोर्टेंट है. जब कोई चीज टूटती है तो टूटने में तो दर्द होता है. परिवार टूटते हैं दर्द नहीं होता है. पॉलिटिकल एनार्की होती है, कंफ्यूजन होता है, इन्वेजन्स होते हैं, बाहर के लोगों को मौका मिलता है. बाहरी जो ताकतें हैं जो इस उम्मीद में बैठी रहती है कि कब मौका लगे. इंटरनल कोलैप्स होता है, इंटरनल प्रॉब्लम होती है, तभी ओनली देन द फॉरेनर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरफेयर. जिसे नादिर शाह इन्वेजन हुआ, Ahmad Shah Abdali invaded India several times. There was a social decline, there was a political decline, there was a moral decline, overall decline or decay. तो why did this happen? पहली बात तो क्यों हुआ, और दूसरी बात कि इसका असर क्या हुआ. What was the effect? What was the consequence? What was the consequence? What was the ultimate consequence? ठीक है. तो पहले क्वेश्चन का भी जवाब तलाश करेंगे इसमें, दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब तलाश करेंगे. ठीक है. दूसरे क्वेश्चन का कि ये क्यों गिरा, कारण क्या थे, और उसमें सारे के सारे कारण बाहर के नहीं थे, सब इंटरनली थे. बाहर के कारण तो तब बने जब हम इतने कमजोर हो गए कि बस एक झटका लगाने की देर है, धक्का दिया. फिर नादिर शाह, और हम ये भी कह सकते हैं कि नादिर शाह इन्वेजन इन 1738-39 सिंपली प्रूव्ड इट. जब वो आया और करनाल की लड़ाई में मुगल फोर्सेस को उसने आसानी से हरा दिया, करनाल हरियाणा में है, तो उसने ये प्रूव कर दिया कि इनमें कुछ बचा नहीं है. यानी गिर तो पहले ही गए थे. जैसे टेस्ट होता है ना, लिटमस टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि ये है क्या. तो टेस्ट से पता ही तो चला, बाकी जो चीज है वो तो है ही, वो तो पहले से ही है. तो ऑलरेडी द वीकनेस हैड सेट इन, डिसइंटीग्रेशन वाज गोइंग ऑन, एंड दीज इन्वेडर्स, पहला कौन, नादिर शाह, उसके बाद कौन, अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने तो केवल ये प्रूव कर दिया कि अब इनमें कुछ भी बचा नहीं है, खेल खत्म है भैया, है. अब ये 2 पैसे के भी नहीं, 2 कौड़ी के भी नहीं है. करोड़ों की दौलत लूट के ले गया. और मुगल एम्परर जो था मोहम्मद शाह, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, ऐसा अब नरसंहार मत करिए दिल्ली में. तो ये हालत हो गई थी किसकी, उन मुगलों की, उस खानदान के मुगलों की जिसकी कभी तूती बोलती थी. तो डिक्लाइन जो होता है जनरली वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से ही होता है. चाहे तो राजाओं की कमजोरी हो, द हेरिडिटी कॉन्सेप्ट
जिसमें कि एक व्यक्ति के मरने के बाद उसके बेटे में से कोई बनेगा, फिर उनके बेटों में से कोई बनेगा, उसके लिए झगड़ा होगा। सिंहासन एक है और दावेदार चार हैं, लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। दिस वुड क्रिएट द क्योस और कन्फ्यूजन, ये भी कारण हो सकता है, हाँ? और जनरली डिके के पीछे एक मिलिट्री कॉज भी होता है, मिलिट्री वीकनेसेस। मिलिट्री वीकनेसेस जब होती हैं तो उसके पीछे एक फाइनेंस कॉज भी होता है। हमारी आर्मी जो है अब प्रेजेंट में वो काफ़ी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। हम 20 दिन की लड़ाई का झटका भी नहीं झेल सकते। चाइना के सामने हम बहुत कमज़ोर हैं और हम डिफेंस पे बहुत कम खर्चा करते हैं। ये मनीराम फाइनेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मिलिट्री वीकनेस होती है, पॉलिटिकल वीकनेस, तो उसके पीछे आर्मी, उसके साथ ही किसकी वीकनेस आ जाती है? पॉलिटिकल वीकनेस। फाइनेंस की वीकनेस इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फैक्टर इज वेरी क्रूशियल। अब देख लीजिए आप, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, हाँ? खर्चा बढ़ाते जाए, नहीं खर्चा नहीं बढ़ाएंगे तो रोजगार कैसे बनेगा? इस चीज को बिल्कुल डिटो आप उस पर डाल दीजिए। थोड़े बहुत टाइम का चेंज है, थोड़ी बहुत फिगर्स डेटा वगैरह चेंज हो जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसी है कि आय कम है, खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बस इसमें ही सारी बीमारी है। मीन्स you have to manage the finance. If you are not able to work out your financial system well in time, तो you are likely to fall. और उसका इफेक्ट, its effect will definitely bear on your army strength. अगर हमारे पास बिलियंस हों, अगर इंडिया 100 और 1000 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार हो डॉलर्स, तो हम 200 फाइटर प्लेन 2 साल में खरीद सकते हैं। लोग तो बेचने वाले तैयार हैं, राफेल जैसे ही खरीद लेंगे। क्यों? बात यह है ना कि मेरे पास तो केवल 20,000 रुपये महीने मिलते हैं मुझे, और मैं एक सोच रहा हूँ कि रिवॉल्वर रख लूँ, तो 20,000 रुपये महीने बच्चों को रोटी खिलाऊंगा या रिवॉल्वर में गोलियां भरूंगा? रिवॉल्वर को मेंटेन भी तो करना है। क्यों? गन और ब्रेड, विच इज मोर इंपॉर्टेंट? दोनों इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी इंपॉर्टेंट है, बट ऑल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस गोज टू वेस्ट व्हेन योर कंट्री इज इन्वेडेड। नादिर शाह आया और आपकी करोड़ों की दौलत को लूट के ले गया, क्योंकि योर डिफेंसेस वर नॉट प्रॉपर। आपके पास डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं था, आपकी आर्मी तितर बितर हो गई, दे वर फ्रिटरिंग अवे। पहले चार्ज से ही, करनाल की लड़ाई में जो 1739 में, पहले ही झटके में सब तितर बितर हो गई। लड़ने वाले नहीं थे, भागने वाले ज्यादा थे, भागो 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 हो गया, एंड द बैटल वॉज वॉन। ऐसी सेनाएं होती हैं कहीं। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द ग्रेट मुगल्स आर्मी। तो फाइनेंस के पार्ट पे आप सोचिए, ठीक है। पहला चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी में, उसे पढ़िए अच्छी तरह से। उसमें एज सच वैसे ही पढ़िए, उसमें डिक्लाइन डिके के कारण नहीं दे रखे हैं, उसे हम एनालाइज करेंगे। एनसीईआरटी नई वाली, वो पुरानी वाली, ओल्ड एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड में जो लगी हुई है। तो रीड द फर्स्ट चैप्टर, तो देयर यू विल फाइंड द प्रोसेस ऑफ द डिक्लाइन। प्रोसेस ऑफ द डिक्लाइन, it is done in an structured manner, structured manner। उसका इफेक्ट भी बताया है उसमें, तो उसको we would discuss
the important things which are not given in that. ठीक है, तो यहाँ से हमारी शुरुआत होगी मॉडर्न इंडिया की. We will discuss, we will begin the discussion with the decline and decay of the Mughal Empire. ये पहला टॉपिक होगा हमारा, डिक्लाइन और डिके ऑफ द मुगल एम्पायर. ठीक है, दिस वुड बी द फर्स्ट टॉपिक. और द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों है? क्योंकि जब तक इमारतें पुरानी गिर नहीं जाती तब तक नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. ओके, सो मुगल एम्पायर डिक्लाइन एंड it was attended with the rise of several kingdoms. इसमें लिख लीजिए, rise and growth of the regional kingdoms. Rise and growth of the regional kingdoms. This is also given in the first chapter of NCERT. कल सब पढ़ के आएंगे इसे. अब मैंने पैटर्न चेंज कर दिया, ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, डिस्कस ज़्यादा करेंगे. सब दिया हुआ है उसमें. ठीक है, तो राइज एंड ग्रोथ ऑफ द रीजनल किंगडम्स, प्रोविंशियल किंगडम्स. ये क्यों हुआ? दीज आर बेसिकली टू प्रोसेसेस. डिक्लाइन भी हो रहा है, और डिक्लाइन किस वजह से हो रहा है कि नए नए राज्य उभर रहे हैं. न्यू स्टेट्स इमर्ज्ड, लिख लीजिए इसे, न्यू स्टेट्स इमर्ज्ड out of the new states, new kingdoms emerged out of EMERGED, emerged out of the debris, DEBRIS, debris मतलब मलबा, debris of the Mughal Empire. डेब्री, DEBRIS, डेब्री बोलते हैं, डेब्रिस नहीं बोलते, डेब्री ऑफ द मुगल एम्पायर. नए नए राज्य उभर आए, जस्ट लाइक बेंगोल, हैदराबाद, अवध, other states such as Rajput kingdoms, Jats, Marathas, Sikh kingdoms, Sikh states. एक दूसरे तरह के स्टेट्स थे ये. एंड द स्टेट्स इन तमिलनाडु एंड केरला एंड नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे स्टेट्स वहाँ थे. ये स्टेट्स इन केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, ये भी बहुत सारे स्टेट्स थे. तो स्टेट्स इमर्ज, लिखिए, द स्टेट्स ऑल्सो appeared within the states. States also appeared, emerged. कुछ ऐसे राज्य थे जो राज्यों के अंदर भी उभर आए. States emerged, also emerged within the states. For example, Mysore kingdom of Hyder Ali, Mysore kingdom, Carnatic kingdom emerged within the Hyderabad state. हैदराबाद राज्य के अंदर राज्य उभर आए. तो मुगलों के अंदर हैदराबाद के अंदर कर्नाटक, ये कर्नाटका नहीं है. Carnatic is the name of the region which is the area of coastal area of Tamil Nadu, present day Tamil Nadu. उसे कार्नाटिक बोलते हैं, कर्नाटका नहीं है ये. दिस इज कार्नाटिक.
तो कर्नाटक में भी एक नवाब बन गए साहब, वो ऑटोनोमस हो गए, फिर बाद में इंडिपेंडेंट हो गए। मैसूर वॉज अर्लियर सबॉर्डिनेट टू हैदराबाद, बट इट ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट। तो राज्यों के अंदर राज्य उभर आए। दिस इज नोन एज द एक्सट्रीम टाइप ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। लिख लीजिए, दिस इज नोन एज द एक्सट्रीम काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, पॉलिटिकल extreme type of political decentralization, extreme type of political decentralization, decentralization। अब बात ये है इसकी नेचर, पहले मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि व्हाई दिस डिक्लाइन, पहला, इसका आंसर निकाल कर आएंगे विचार करके। सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन, तो इफेक्ट डिक्लाइन का पॉलिटिकल जो इफेक्ट है वो तो ये होता है, हो गया कि उस डिक्लाइन का रिजल्ट इमीडिएट ये हुआ कि बहुत सारे राज्य उभर आए, या हम इनके उभरने, ये उभरे तो कारण भी है ये, एज दी स्टेट्स स्टार्टेड इमर्जिंग सो इट हैड द इम्पैक्ट ऑन द मुगल एम्पायर। ये कारण भी है और इफेक्ट भी है। मुगलों के कोलैप्स होने का ये कारण भी है कि जो उसका एक गवर्नर है, मान लो बंगाल में एक गवर्नर हमने बना दिया, उसे सूबादार कहते थे, मुगल गवर्नर को क्या बोलते थे, सूबादार। एंड ही स्टार्टेड स्टाइलिंग हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस, अपनी मनमानी करने लगा, अपने नाम के सिक्के चलाने लगा, अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट करने लगा। ही स्टार्टेड गिविंग जागीर्स, जागीर कहते हैं सैलरी की जगह एक लैंड का पीस देना, तो जागीर देने लगे, ट्रांसफर करने लगे, यही तो काम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सारे अपने हाथ में ले लिए, हो गया डिक्लाइन। तो दीज ऑफिसर्स, सबसे पहली प्रोसेस तो इन्होंने शुरू की, दे वर ऑल द गवर्नर्स, 3, एंड दे यूज देयर पोजिशन टू स्टाइल देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट चीफ। ठीक है, बाद में औरों को भी मौका लग गया, बहती गंगा में हाथ धो भाई। इफ द मुगल स्टेट स्ट्रक्चर इज क्रम्बलिंग, इफ इट इज वीकनिंग, तो व्हाई नॉट, व्हाई शुड वी लेफ्ट बिहाइंड, व्हाई नॉट टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट। तो इन्होंने भी अपना शुरू कर दिया काम। तो बदले में ये हुआ परिणाम कि देयर इमर्ज 12 स्टेट्स इन पंजाब, उन्हें मिसिल स्टेट्स कहते थे, 12 स्टेट्स इन पंजाब। जो राजपूत स्टेट्स थे, दे वर ऑल सबऑर्डिनेटेड, 26-27 स्टेट्स थे, दे हैड बीन सर्विंग द मुगल्स। अब जब मालिक ही नहीं रहे तो क्या करें, हम कहाँ जाएं भाई, हैं? इधर से कोई गाइडेंस आ नहीं रही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, राजाओं की तरफ से, मुगलों की तरफ से, तो उन्होंने भी अपना राग अलग अलापना शुरू कर दिया। तो राजपूत स्टेट्स इमर्ज्ड, ठीक है। जाट्स वो द न्यू फैक्टर्स, ये पहले थे नहीं, इन्होंने भी अपना राज्य बना लिया। मराठास had been emerging since the 17th century. They also carved out their states. उन्होंने भी नए नए राज्य बना लिए, मराठों के अंदर मराठी स्टेट बन गए। पहला मराठा साम्राज्य था, फिर उसमें ग्वालियर स्टेट बन गया, हाँ, इंदौर का स्टेट बन गया, गायकवाड़ का स्टेट बन गया, उसमें भी स्टेट्स उभर आए। तो this process may be held responsible for the decline. हम ये कह सकते हैं कि जो opportunist elements थे, they benefited out of the weaknesses of the central government. Central government की weaknesses का उन्होंने benefit पूरा उठाया, ठीक है। तो this is known as the kind of extreme political decentralization, है ना। एक विस्फोट होता है, फ्यूजन और फिशन को जानते होंगे, फ्यूजन से भी ज़्यादा फिशन होता है इम्पोर्टेंट पहले, ठीक है। तो फिशन में क्या होता है कि ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट हुआ, कोई पीस कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा है, और जो बीच में बैठा है उसे यही पता नहीं मैं कहाँ हूँ, हम कहाँ हैं जी, आप दिल्ली में हो,
कौन हैं? अरे आप तो मुगलिया खानदान के वारिस हैं भाई, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो द इनबिल्ट प्रेशर्स, इनबिल्ट प्रॉब्लम्स जो अंदर ही थी, वो रिस्पॉन्सिबल थी। और वो कोई एक दिन की प्रॉब्लम नहीं थी। दे हैड बीन गोइंग डाउन सिंस द टाइम्स ऑफ शाहजहां, औरंगजेब। बाद के मुगलों ने तो ये एक एक्जियोमेटिक फीलिंग बना ली थी, स्वयं सिद्ध, कि भाई जब कि साहब ये रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहे, 1719 की बात है भाई, ये आप हमें सहयोग करिए, हम अधिकारी हैं, हम रिफॉर्म्स करेंगे, सब चीज़ों को ठीक कर देंगे, आप हमें सहयोग कीजिए बादशाह सलामत। अरे क्या होगा जब हमारे बुजुर्ग औरंगजेब साहब, शाहजहां साहब नहीं कर पाए, तो हम क्या, किस खेत की मूली है भैया, रहने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, बर्बादी है तो बर्बादी का भी मजा लो। हाँ, इसका भी जश्न मनाओ। जब बर्बादी होगी तो उसे भी शान, उसमें भी अपनी शान है। इसमें क्या शान है भाई, बर्बादी में क्या शान है? हमारे यहाँ जो आजकल जो टीवी रिपोर्टर हैं, तो वो बड़े अजीब से कभी कभी वो करते हैं, मतलब उनका बिहेवियर अजीब सा होता है। एक बच्चा है, आदमी है, कुएं में गिर गया वो है, वो बच्चा है, उसमें मान लो बच गया, वो किसी होल में गिर गया, वो बोरवेल में गिर गया, मान लो बच गया, तो फिर कोई, बेटा तुम्हें कैसा लगा? अरे कैसा लगेगा भाई, एक आदमी आग में से बच के आया है, जान बची है मुश्किल से, एक्सीडेंट में से बचा है, उस पहले से लगा दो उसके माइक, हैं, हाउ डू यू फील? कोई दबंग सा हो, वैसा एग्रेसिव आदमी हो तो एक चांट हमारा दबा के कि हाउ डू यू फील? मुश्किल से जिंदगी बची है। तो इन्होंने कहा भाई इसमें भी जो डिक्लाइन है, इसमें भी आनंद उठाओ, है, पियो खाओ। अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये तो कुछ नहीं हो सकता, अब जो ये चल रहा है चलने दो। ये एटीट्यूड बन गया था बाद के मुगल्स का। तो एक तो ये है कॉजेज, दूसरा है इफेक्ट, और तीसरा है इनकी नेचर। जो ये नई किंगडम्स उभरी, ये क्या थे? लिखिए एक क्वेश्चन, what was the nature of the new states? Nature of the new states which emerged, EMERGED, emerged on the breakup of the Mughal Empire. Breakup माने breakdown कह सकते हैं, on the breakdown of the Mughal Empire. नए राज्यों की नेचर कैसी थी? क्यों जी, बताओ कैसी होगी नेचर? अरे मूसे का बच्चा तो मूसा ही होगा। नहीं बात समझ में आई? भैंस का बच्चा तो भैंस ही बनेगा ना। तो मुगलों के बच्चे थे सब ये। गॉट माई पॉइंट? तो दीज वर द क्लाइंट किंगडम्स। इन्हें जो हिस्टोरिकल टर्म दी गई है क्लाइंट स्टेट्स की दी गई है, क्लाइंट, CLIENT। These were the क्लाइंट किंगडम्स। क्लाइंट किंगडम्स ये है कि कोई मुगल बचा हुआ हो, अगर मतलब बहुत दिन बाद भी बच गया हो, मुगलिया खानदान का कोई वारिस बच गया हो, तो उसे ये देख के संतुष्टि हो सकती है कि यार हम नहीं रहे तो कोई बात नहीं, चलो हैदराबाद तो है। हमें तो मुगलों की, महान मुगलों की झलक हैदराबाद में ही देख लेंगे, मतलब कुछ तो बचा। गॉट माई पॉइंट? यानी दीज वर द प्रोटोटाइप किंगडम्स। जो मुगलों में कमियां थी, अच्छाइयां थी, अच्छाइयां तो रही नहीं थी, लेकिन जो कमियां थी वो सारी की सारी इनमें थी। द entire system of the government was borrowed by them,
विद मॉडिफिकेशंस, जो स्थानीय जगह थी उसके हिसाब से जो मॉडिफिकेशन करना था उन्होंने किया, बट मोर और लेस ऑन द होल they were basically the prototype मुगल्स। अंतर क्या था? प्रोटोटाइप, छोटू हो गए। बड़े बड़े थे पहले, एक ही थे महाबली मुगल, उनकी जगह बहुत छोटे छोटे हो गए बच्चे। तो मुगल तो कहीं दिखाई नहीं देते, बट उनके बच्चे बहुत सारे दिखाई देते। हैदराबाद, बंगाल, अवध, ये सब उनके ही बच्चे थे। और द मुगल इंपीरियल सिस्टम गॉट रिफ्लेक्टेड, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल सिस्टम, मुगल मिलिट्री सिस्टम। तो जिस मिलिट्री की वीकनेस की वजह से मुगलों का पतन हुआ था वो इनमें भी थी। भाई यही कौन से अलग थे? क्यों? मूसे के बाप को मदर को बिल खोदना आता तो इन्हें भी खोदना आता था। वही सारी सिस्टम थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुगल्स इंपीरियल सिस्टम ऑलवेज सफर ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द फाइनेंस। मुगल इंपीरियल सिस्टम में हमेशा प्रॉब्लम यह रही कि आय से ज्यादा खर्चा रहा, ऑलवेज डेफिसिट। क्योंकि सिक्का ढालने का अधिकार केवल उन्हीं को था, रिजर्व बैंक उन्हीं के पास था, तो दबादब सिक्के ढाले जाते थे। फिर खोट वाले सिक्के आ गए। जैसे आज रिजर्व बैंक है, ठगता है, लोगों की जेब से पैसा निकाल लेता है, पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ा चोर कौन है? रिजर्व बैंक। दिन दहाड़े डकैती डालता है और कोई कुछ कहता भी नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 8% से, हैं? हाँ जी, कितने नोट्स भैया? 1 लाख करोड़ नोट छाप दो नए। बजट में डेफिसिट है, कितना खर्चा हमें करना है, डेफिसिटिक फाइनेंसिंग है, इतने छाप दिए। मुगलों ने कहा टकसाल वाले से सिक्के ढालो भाई, रुपया वॉज द रुपी, सिल्वर रुपी वॉज द स्टैंडर्ड करेंसी। कि साहब इतना जरूरी, हमारे पास सिल्वर नहीं, इतना चांदी नहीं है, कहाँ से ढाले इतने सिक्के? अरे थोड़ा सा खोट मिला दो, बढ़ा दो, कॉपर की क्वांटिटी परसेंटेज बढ़ा दो। बोले इट इज ए फ्रॉड ऑन द पीपल, ये तो लोगों के साथ धोखा है। अरे कुछ नहीं है, सब चलता है भाई। उसकी वेतन भी तो देना है, अधिकारियों के वेतन नहीं देने। खर्चे ज्यादा हैं हमारे, आमदनी कम है, बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? भला टलेगी, आगे का अगले वाला देखेगा, हम तो चले जाएंगे। ऐसे ही कर करके नया वाला आया, उसने उस अगले वाले पहले वाले से भी ज्यादा सिक्के छाप दिए। तो प्रॉब्लम वॉज, आप आज की स्थिति को देखिए, उस समय की स्थिति को, बहुत सारी चीजें कॉमन मिलती हैं। मुझे तो इसलिए एम्पीरियल डिक्लाइन जितने भी हुए हैं, उनकी सबसे पहली प्रॉब्लम फाइनेंस से शुरू होती है। वही आमदनी 18 और खर्चा रुपया नहीं, 2 रुपया। कर्जा ले लो भाई, बोरोइंग, एक्सटर्नल बोरोइंग हो रही है। ऐसे ये करते थे, समझ गए? तो जो ये प्रॉब्लम थी, दिस वाज द प्रॉब्लम with the Mughal Empire, and this problem affected these client kingdoms. कौन सी kingdoms? Client kingdoms. कौन कौन सी client kingdoms हैं? हैदराबाद, अवध, बंगाल। और आदत भी बिगड़ गई थी, भोग विलास की आदत पड़ गई थी। राजमहलों में रहते थे, मुगलों की नकल करते थे, मुगलों पे उनकी बेगमें होती थी सैकड़ों, उनकी नकल करते थे। अब सैकड़ों बेगम हैं, उन्हें मेंटेन करने के खर्चे हैं, सबके लिए अलग अलग मकान चाहिए, सबके लिए अलग अलग सामान चाहिए भैया, एक का खर्चा तो ओटा नहीं जाता है। तो वही राजपूतों को भी वही बुरी आदतें पड़ गई थी, मराठों को भी यही बुरी आदत पड़ गई थी।
सब उसी रंग में रंगे थे, क्योंकि दे वर ऑल द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द मुगल्स। मुगलों जैसे ही थे, मुगलों जैसे ही थे, पर छोटे छोटे थे। एक बड़ा बड़ा मुगल था एक पहले, बहुत महाबली, उसकी जगह छोटे छोटे अंतर कुछ थोड़े बहुत ही थे, साइज का ही डिफरेंस था। अदरवाइज क्वालिटेटिवली देयर वाज नॉट मच डिफरेंस। व्हाट डज इट मीन? It means that weaknesses which were there with the Mughals system automatically inherited by them. वो इनबिल्ट थी। जैसे कुछ हेरिडिटरी डिजीज होती हैं, माँ बाप से बच्चों में आ जाती हैं, हीमोफीलिया है जैसे, या कलर ब्लाइंडनेस है, आ जाती हैं कुछ। और कौन कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर जानते हो आप, बताओ? सिकल सेल एनीमिया है, और बताओ? दो तो मैंने बता दी, एक आपने बताई। किसने बताई? सिकल सेल। हाँ, बहुत अच्छा। और है, बोलो। नहीं याद आ रहा? कोई बायोलॉजी के होंगे तो बताएंगे। अरे बायोलॉजी के नहीं भी हैं तो भी बताएंगे। आईएएस की तैयारी कर रहे हो भाई? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। हेरिडिटरी भी होती है डायबिटीज। और एक क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, वो भी हेरिडिटरी होता है। तो इनके सिंड्रोम भी, इनमें भी ऐसे ही सिंड्रोम थे, हैं? जैसे मुगल मौज लेते थे बाद वाले, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, इन्होंने भी वही एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया था। पैसा कहाँ से आएगा? आ जाएगा भाई सब, हैं? टैक्सेस बढ़ा दो, टैक्सेस बढ़ा दिए सबने, किसानों पे ज्यादा मार पड़ी, विद्रोह हुए, प्रॉब्लम्स आई, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन वॉज अफेक्टेड। तो ये भी सब दे वर ऑल beset with the similar type of issues, problems। इस पे विचार करने की जरूरत है। तो दो बातें हुई हैं इसमें, कुल मिला के क्वेश्चन कई हुए कि फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द मुगल एम्पीरियल डिसइंटीग्रेशन, और दूसरा है राइज ऑफ, पहला है मुगल एम्पायर कोलैप्स, और इसी से क्या निकला? इसी से निकला राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स और किंगडम्स। और तीसरा फैक्टर मुगलों के जमाने से चल रहा था, और तीसरा फैक्टर इनके साथ ही था, और वो था यूरोपियन पावर्स। उस समय तीन प्रिंसिपल यूरोपियन पावर्स थी, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश। पुर्तगाली जो पावर थी इस समय तक, 18th सेंचुरी है ये, 18th सेंचुरी, पोर्चुगीज तो अब तक, मतलब उनका तो डिक्लाइन हो चुका। थ्री प्रिंसिपल यूरोपियन पावर्स वर वर्किंग इन इंडिया। दीज वर द डच, इसमें है द डच कहाँ के थे? हॉलैंड के, नीदरलैंड्स के डच, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। और ये कंपनियां थी, ऐसी कंपनियां भारत में पहले कभी नहीं थी। दीज वर ऑल थ्री कंपनीज, और परहैप्स दे वर वेटिंग फॉर देयर अपॉर्चुनिटी, द रीजनल किंगडम्स का इमरजेंस हो गया, और यहाँ पे
50-60 के आसपास एम्पायर का डिक्लाइन भी हो गया पूरा। तो यहाँ पे रीजनल किंगडम्स उभर रही हैं और पावरफुल हो रही हैं, और बीच अखाड़े में कौन कूद पड़े? यूरोपियंस कूद पड़े। भाई हम भी हैं, तुम कैसे हो भाई? यू आर द फॉरेनर्स। ये पूछने वाला कोई नहीं था। यू आर फिरंगीज। तुम कौन हो? यू आर द ट्रेडर्स सिंपली। तुम्हारा पॉलिटिक्स से क्या मतलब? तो मतलब क्या होता है? मौके की बात होती है, हैं? उनके सामने तो दे हैड द डिश ऑन द प्लेटर, तस्तरी तैयार रखी थी, आ जाओ खा लो भाई। अब कौन खाएगा पहले और ज्यादा? पहले तो ये डिसाइड कर लें आपस में ही, पहले तो आपस में डिसाइड कर लें कि इनमें से आपस में कौन ताकतवर है। तो दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, started fighting among themselves for the decision as to which one would be entitled to participate in the Indian political matters. भैया पहले तो ये डिसाइड कर लो आपस में, फाइनल तो बाद में खेला जाएगा, पहले तो लीग मैचेज होंगे ना। तो इसमें लीग मैचेज में डिसाइड होगा, 2-2 मैच सब खेलेंगे आपस में, जिसके ज्यादा पॉइंट कितने हो गए मैच? 5 हो गए। 5 मैच में जिसके ज्यादा पॉइंट है, राउंड रॉबिन बेसिस पे वही लीडर है। बाकी सब आराम से अपना काम करो जो पहले करते आए। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और यही अब इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एंटाइटल्ड है। ठीक है? तो बाई चांस, बाई डिफॉल्ट, द ब्रिटिश वर singled out, British outclassed their all European rivals. ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने अपने यूरोपीय जो प्रतिद्वंदी थे उनको सबको पछाड़ दिया, सबको हरा दिया और सबसे कह दिया इंडियन पॉलिटिक्स इज आर प्रिविलेज। भारत की राजनीति में पार्टिसिपेट करने का अधिकारी केवल हम हैं। द डच, द फ्रेंच, क्योंकि आप यूरोपियन हो, हमारे भाई हो, तो हम आपके साथ इतना हार्श नहीं होना चाहते। वी वॉन्ट बी वेरी हार्श टू यू, सो यू कैन कीप योर पीसफुल ट्रेड एंड कॉमर्स एज अर्लियर। ज्यादा चू चपड़ मत करना, ठीक है? अंडरस्टैंड? आप यूरोपियन हो इसलिए बख्श दे रहे हैं। भविष्य में पॉलिटिक्स में किसी षड्यंत्र में मत शामिल होना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कीप ऑन नॉर्मल ट्रेड, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट केवल हम करेंगे, ठीक है? एंड देन दीज, अब इनमें से इन्हें हटा दीजिए, ये ही रह गए बस पॉलिटिक्स में। कौन रह गए? अंग्रेज रह गए। तो थर्ड थिंग, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ कि हाउ डिड द यूरोपियन कंपनी कौन सी थी? ब्रिटिश, सब तो ब्रिटिश ही रह गई। हाउ डिड द यूरोपियन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच कंपनी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, फ्रेंच कंपनी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, पॉपुलर नेम इनके यही थे। तो ओनली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी was left out of the mutual struggles of the European companies. पहले उनमें आपस में 2-2 हाथ हुए, and only then
then only it was decided as to whether as to the British only had the stake in the Indian politics. अंग्रेजों का दावा सबसे मजबूत है, अंग्रेज कंपनी ही भारतीय पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगी, और यहीं से उन्होंने शुरुआत कर दी. वन बाय वन ऑल दीज स्टेट्स, ऐसे समझो जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके, वही वाली बात है. कितने दिन सरवाइव किए? दे बिकेम इंडिपेंडेंट एज ए रिजल्ट ऑफ द मुगल डिक्लाइन. बट देन क्वेश्चन वॉज एज टू फॉर हाउ लॉन्ग दे वुड बी एबल टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस. उनकी दिशा और दशा तो निर्धारित हो ही गई थी, क्योंकि दे वर नो मैच टू द यूरोपियंस पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम. जो ब्रिटेन थे, इट वॉज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ब्रिटेन, इट वॉज ए फाइट बिटवीन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द इंडियन वर्ल्ड. हम अभी पिछड़े उसमें ही चल रहे थे. हमारा पूरे जो सिस्टम था सारा का सारा मेडाइवल सिस्टम था, सोशल सिस्टम भी पुराना था. देयर वाज नो अटेम्प्ट टू रीस्ट्रक्चर द सोसाइटी, रीस्ट्रक्चर द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री जो होती है एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होती है डिफेंस के लिए, तभी मजबूत डिफेंस होती है. इंपोर्ट पर आधारित जो डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता. आपके पास जैसे अमेरिका है, अमेरिका के पास डिफेंस है, अपना सिस्टम है पूरा. रशिया के पास पूरा सिस्टम है, हथियार बना रहे हैं, किसी से खरीदे थोड़ी उन्हें, धड़ाधड़ युद्ध चल रहा है, चलने दो. हमें तो सारा गोला बारूद कहाँ से खरीदना पड़ेगा? इजराइल से खरीदो, चाहे अमेरिका से खरीदो, चाहे और कहीं से लाओ जुगाड़ करके. तो वही सस्टेन करते हैं जिनके पास अपना सिस्टम होता है. तो क्वेश्चन ये है कि ऐसी, मैंने पहले बताया है कि these states were simply the prototypes of the Mughal Empire. They were the client states, and when they were born with all the inheritance. जो भी कुछ उन्हें विरासत से मिला था, अच्छी बुरी बातें कहाँ से मिली थी? मुगलों से मिली थी. उसमें अच्छी कम थी, अच्छी तो गायब हो गई, बुरी की बुरी रह गई ज़्यादातर. दे हैड द सिमिलर टाइप ऑफ मिलिट्री वीकनेसेस, फाइनेंशियल वीकनेसेस. उनका सिस्टम जो था सारा का सारा पुराने टाइप का था. सोशल चेंजेस ज़्यादा हुए नहीं थे. पीपल हैड नॉट एनी आइडिया ऑफ द ऑल इंडिया पॉलिटिक्स. कुछ आइडिया था नहीं, लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे या आपस में लड़ते रहते थे. इसीलिए वन बाय वन द ब्रिटिश डाउन ऑल दी स्टेट्स, वन बाय वन, एक एक करके इन सभी राज्यों को अंग्रेजों ने या तो उनको फिनिश कर दिया या उन्हें अपने सबॉर्डिनेट बना लिया. सबॉर्डिनेट कहते हैं अधीन बना लिया. आइदर दे वर डिस्ट्रॉइड और दे वर सबॉर्डिनेटेड टू देम. ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक. बोले तुम कौन अंग्रेज, तुम कैसे आ गए भाई? हैं, तुम तो ट्रेडर हो, ट्रेडिंग पीपल, बनिया हो, पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हो? बनिया मतलब वैसे व्यापारी हैं. तराजू लेके आए हो तो वही काम करो भाई. वो नहीं करेंगे वो काम. लोकतंत्र है, हम तो इसमें भी भाग आजमाएंगे, बराबरी है. क्योंकि उनके पास दिमाग था. दे अप्लाइड देयर माइंड, दे अंडरस्टूड द सिचुएशन. पॉलिटिकल सोशल सिचुएशन को उन्होंने अच्छी तरह से समझा और उसके हिसाब से ही अपने कदम आगे बढ़ाए. सबसे पहली बात है कि उनका विजन देखिए आप, उनका विजन देखो. तो तीसरा जो है कि हाउ डिड द यूरोपियन कंपनी गेन द पॉलिटिकल पावर. हाउ डिड द यूरोपियन कंपनी इंग्लिश कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर इन इंडिया. उन्होंने किससे पॉलिटिकल पावर छीनी बताओ? फ्रॉम होम डिड दे कैप्चर द पॉलिटिकल पावर? मुगलों से छीनी या इनसे छीनी?
मुगलों से उनका कोई ज्यादा लेना देना, मुगल तो पहले से ही खत्म हो चुके थे। दे एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल पावर एट द कॉस्ट ऑफ मुगल्स और द रीजनल किंगडम्स, रीजनल किंगडम्स। मुगलों की कॉस्ट पे नहीं, रीजनल किंगडम्स की कॉस्ट पे उन्होंने अपनी पावर ग्रो की थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 18th सेंचुरी में लिख लीजिए, इन 18th सेंचुरी वी सी थ्री टाइप्स ऑफ वी सी थ्री ट्रेंड्स, वी सी थ्री ट्रेंड्स, पॉलिटिकल ट्रेंड्स, पॉलिटिकल ट्रेंड्स, तीन पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो मैंने बता दिया आपको। एक तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन, दूसरा इमर्जेंस ऑफ द न्यू किंगडम्स, तो डिसेंट्रलाइज स्टेट्स थे, सब बिखरे हुए थे, और अंग्रेजों को किसी यूनाइटेड बड़ी किंगडम से कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। वन बाय वन धीरे 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 दे बिल्ट अप देयर पॉलिटिकल पावर, है ना, एक एक करके, सबको एक एक करके। और फिर ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैंने बताया डिसेंट्रलाइजेशन वॉज ऑफ एक्सट्रीम नेचर, मैंने बताया राज्य के अंदर राज्य थे, और उस राज्य के अंदर ही बहुत सारे जमींदार थे। कंपनी उस राज्य के खिलाफ लड़ रही है, तो उनमें से बहुत सारे राजा कंपनी के साथ हो लेते थे, आउट ऑफ देयर जेलसी, हैट्रेड। ठीक है, कंपनी न्यू, फॉर द कंपनी इट वॉज वेरी इजी टू प्ले डिवाइड एंड रूल गेम, बहुत आसान था। अरे वो तो कंपनी थी, आज तो हमारे लोगों के लिए भी बहुत आसान है, अपने ही समाज को डिवाइड करना हमारे नेताओं से ज्यादा बेहतर कौन जानता है? है? दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिवाइडेड सोसाइटी है वो इंडियन सोसाइटी है। कास्ट कहीं नहीं है इंडिया के बाहर, दुनिया में कहीं भी कास्ट सिस्टम नहीं है। तो अपनी सोसाइटी को जो डिवाइड कर रहे हैं, उससे बड़ा एग्जाम्पल तो इंडिया में कोई है ही नहीं, और वो तो अंग्रेज थे। दे हैड नो लव फॉर द इंडियन वैल्यूज, इंडियन सिस्टम। तो उन्होंने कहा हट परे, मराठों से कहा हटो, हमें जगह दो, हम हैं। यू पीपल डू नॉट नो एज टू हाउ टू क्रिएट। आप में क्रिएटिविटी है ही नहीं जनाब। सिंधिया साहब, होलकर साहब, आप तो भागे भागे फिरते हो सेनाओं को लेके, मार देंगे, ये कर देंगे। अरे कुछ क्रिएट भी करना जानते हो? सृजन की क्षमता है, वो क्या होता है? क्रिएटिविटी नहीं है। डिस्ट्रक्शन का काम बहुत कर लिया आपने। मराठास डिस्ट्रॉयड द मुगल इंपीरियल सिस्टम। मुगलों के बचे खुचे अवशेष भी मराठों ने खत्म कर दिए। भागे भागे फिरते थे सेनाओं सहित, कभी यहां कभी वहां, और सब कुछ तबाह कर दिया। बोले कुछ आता भी है, कुछ सिस्टम भी बनाना आता है, घर को बिखेर नहीं आता है, बनाना भी आता है, समेटना आता है। बोले वो क्या है? वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं। बट यू हैव डन वेरी गुड जॉब। आपने मुगलों की इतनी शानदार स्ट्रक्चर, जिसकी गहरी नींवें थीं, नींवों को भी खोद दिया। जो 10-10, 20-20 फीट गहरी नींवें थी, किलों की, महलों की, सब खोद दी। और मराठे खुदाई में इतने मगन थे कि क्रिएटिविटी का पता ही नहीं था, क्योंकि क्रिएटिविटी के एलिमेंट थे ही नहीं। शिवाजी ने भी नहीं सिखाए थे क्रिएटिविटी क्या होती है। शिवाजी टॉट देम नॉट द क्रिएटिविटी। शिवाजी सिस्टम ऑफ, शिवाजी इनके वो थे फाउंडर ऑफ द मराठास। तो शिवाजी ने उन जो काम किए थे उनमें से ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव ही थे। क्रिएटिव काम करने का उन्हें समय की समस्या थी उनके सामने, ऐसी समस्याएं थी कि उन्हें मौका ही नहीं मिला था। अदरवाइज क्रिएटिव एलिमेंट्स उनमें थे, लेकिन पूरे जीवन भर वो लड़ते फिरे, संघर्ष किए, तो उन्हें मौका ही नहीं मिला।
तो जो काम डिस्ट्रक्टिव थे जो उनकी, वही उनकी विरासत को मराठों ने, बाद वालों ने ले लिया और दे दनादन उन्होंने फावड़ा चलाना शुरू किया पूरे इंडिया में। एट वन टाइम बिफोर बैटल ऑफ पानीपत, कौन सा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एट वन टाइम मराठास वर द सुप्रीम पावर ऑफ हिंदुस्तान। किसी भी का भी गेम खलास करने में देर नहीं लगती थी उन्हें, सबका नक्शा बदल देते थे। सेनाएं भागी भागी फिरती थी बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए नहीं। बोले वो बहुत बन रहा है आजकल, बोले चलो तो पूछ के आते हैं भाई क्यों बन रहे हो, हाँ भाई क्यों बन रहे हो ज़्यादा, बोले हु आर यू, दबा दब दिए दो, इधर से गेम बिगाड़ दिया, डिस्ट्रॉय, पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया किंगडम में। बोले यार मराठे, और भेदभाव नहीं करते थे बेचारे, हिंदुओं में भी नहीं करते थे, वो तो हिंदू थे, हिंदू हिंदू भाई भाई, पहले तो शिवाजी कहते थे ऐसे ही, भाई इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुस्लिम का भी भेदभाव नहीं किया, अपने वालों को ज्यादा पीटा। है ना। जाटों ने कहा भाई हम तो हिंदू हैं, हमें तो बख्श दो। बोले भाई तुमसे तो और ज्यादा हमें उम्मीद है कि तुम पिटते रहोगे। राजपूतों को नहीं बख्शा, बोले बेटा अब मजा आया, पहले तो तुमने बहुत हमें सताया था, अब हम तुम्हें ठीक करेंगे। बुंदेलाज सबको नापा एक तरफ से, बट द प्रॉब्लम वॉज दैट नो इंडियन पॉलिटिकल पावर विच इमर्स्ड ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ द मुगल, नो इंडियन पावर हैड द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी उसमें होती है, जो आर्ट है वो माइंड में होती है। क्रिएटिविटी, आर्ट में क्रिएटिविटी होती है, हैं? एक पत्थर की मूर्ति बनाने वाले को इस दीवार में भी जो फिगर है वो नजर आएगी, तो क्रिएटिविटी उसके माइंड में है। तो ब्रिटिश, द यूरोपियंस हैड द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, उनके पास एक विजन था, दे हैड ए विजन, विजन था उनको, उनका विजन था कि इफ वी स्ट्राइक इन दिस सिचुएशन, अगर हम इसमें अपना मौका तलाश करें तो हम अपना राज्य साम्राज्य बना सकते हैं। सोच थी, सोच को पूरा करने के लिए उनके पास फिर दे डिवाइज द स्ट्रेटेजीज, दे डिवाइज द प्लान्स, स्ट्रेटेजी, उनको एग्जीक्यूट किया अच्छी तरह से, और एक के बाद एक एम्पायर बनता चला गया। दे हैड ए बिगिनिंग फ्रॉम, कहां से बिगिनिंग की उन्होंने, दे हैड द बिगिनिंग विद प्लासी, प्लासी में उन्होंने शुरुआत की 1757 से। 23 जून 1757 द बैटल ऑफ प्लासी was the starting point of the British Empire, British political power। इससे पहले केवल एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थे। तो प्लासी कब हुआ था, 23 जून 1757, बंगाल में है ये। तो इसमें बनियों ने बंगाल को बेच दिया। कौन से बनिए, कोई जाति सूचक नहीं है बनिया शब्द। बैंकर्स ऑफ बंगाल, ट्रेडर्स ऑफ बंगाल सोल्ड अवे बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। षड्यंत्र था, प्लासी वॉज ए कॉन्स्पिरेसी, प्लासी वॉज ए कॉन्स्पिरेसी। एक तरफ कंपनी की फौज थी, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की फौज थी, और सब कुछ खरीदे जा चुके थे, मैच फिक्स था। दूसरी टीम का जो हेड था, कैप्टन, बिका हुआ था, पूरी तरह से बिका हुआ था। लड़ना नहीं है, तमाशा देखना है। खबर जा रही थी, मीर जाफर से बड़े ट्रेटर वैसे मुश्किल थे, ट्रेटर मतलब देशद्रोही, मीर जाफर बड़ा अच्छे टाइप का देशद्रोही था। लेकिन उसके बाद भी सिखों में कई ऐसे हुए, सिखों में भी बाद में कई ऐसे देशद्रोही हुए जो मीर जाफर भी शर्मा जाए, यार इसने तो हमें पीछे छोड़ दिया,
हिंदुस्तान में अंग्रेजों को डिवाइड एंड रूल प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी। एक देशद्रोही की इच्छा हो तो 10 आते थे, सर हमें बताइए काम। इट वॉज नॉट इजी टू फाइंड इवन ए ट्रेटर, वन ट्रेटर अमॉन्ग द इंग्लिशमैन। पूरी उनकी हिस्ट्री में कोई ऐसा अंग्रेज नहीं हुआ जिसने अपने अंग्रेज साम्राज्य से दगा की हो, लेकिन हिंदुस्तान में तो ट्रेटर्स की कोई कमी नहीं थी। तो मीर जाफर थे, मीर जाफर साहब वॉज द हेड ऑफ द बंगाल आर्मी। समझौता पहले ही हो चुका था कि जनरल साहब हम आपको नवाब बनाएंगे। बोले मुझे क्या करना है? बोले आप चुपचाप खड़े रहना हाथ बांध के, यू कीप योर आर्मी क्वाइट, आर्मी को म्यूट मोड पर लगा दो। म्यूट कर दी। बोले हे, जब तक मैं इशारा नहीं करूं कोई हथियार नहीं चलाएगा। लोग कह रहे सर ये तो जीते जा रहे हैं, आप हमें कमांड कीजिए, आप डायरेक्शन दीजिए। बोले नहीं, नो फायर, नो बैटल, अभी शुरुआत नहीं करेंगे। बोले जीत जाएंगे तब करोगे? वही तो हम चाहते हैं। पूरी तरह से फिक्स था। इट वॉज ए फिक्स्ड मैच। क्रिकेट में होते हैं ना फिक्स मैच, भाई हारना है। हम सोचते थे भाई अजहरुद्दीन बैटिंग कर रहा है, एक ये था जडेजा, अजय जडेजा, ये दो थे फिक्सर, और हारा हुआ मैच जीत जाते थे, हारा हुआ, वो जीता हुआ मैच हार जाते थे। उल्टा हो गया, जीता हुआ मैच हरा देते थे, दोनों करते ही नहीं थे कुछ भी। तो जब मुखिया ही बिक गया तो फिर क्या करें? क्यों भाई? तो ये स्थिति थी। इसलिए हम ये कहते हैं कि द प्रॉब्लम ले इन द पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में प्रॉब्लम थी, बट द प्रॉब्लम ले मोर इन द सोशल सिस्टम। थोड़ी बहुत भी गैरत नहीं थी लोगों में कि हम कर क्या रहे हैं। जिसे हमें नफरत है, जो राजा है, अपने राजा के खिलाफ हमें विदेशियों को भी मदद करने में कोई गुरेज नहीं था, मतलब कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं थी। तो इट वॉज द प्रॉब्लम एंड वीकनेस इन द सोशल सिस्टम। वैसे इंडिया वॉज नोन टू बी वेरी ऑनेस्ट पीपल। इंडियंस को कहा जाता था कि जवान के बड़े पक्के हैं, महाजन का कर्ज लिया है तो दिए बिना मतलब मानेंगे नहीं, मर जाएंगे तो बच्चे से कह जाएंगे कि बेटा कर्ज लिया है उसका देना, अब तुम्हें हम तो चल रहे हैं, तुम्हें चुकता करना है। वो नहीं कर पाया तो अपने बेटे से कह जाए। इतने ईमानदार थे, जवान के पाबंद थे। एक जो बात कह दी वो कह दी। मीर जाफर से कहा सर क्या कर रहे हो? बोले भाई जबान दी है, मुकरना नहीं है, प्राण जाए पर बचन न जाए, चुप खड़ा रहूंगा, हथियार नहीं चलाऊंगा, नहीं तो अंग्रेज क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। क्यों? तो हार गए। हारने के लिए यहीं से शुरुआत हो गई। Mir Jafar got the throne. Mir Jafar got the throne as a puppet. He would sit in the throne. पर्दे के पीछे उनकी जो कमान थी किसके हाथ में थी? अंग्रेजों की। तो यहां से शुरुआत की। ब्रिटिश स्टार्टेड their political power in Bengal and 1757 से लेकर जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ये यही होगा। Since 1757 to 1857, the British political power continued to grow. British political power continued to grow. एक दिन में नहीं हुआ। British political power continued to grow for nearly 100 years since Plassey. For nearly 100 years since Plassey. लगातार 100 वर्षों तक वो पॉलिटिकल पावर बढ़ती रही।
तो पहले बंगाल, पहले बंगाल, देन अवध, अवध, देन हैदराबाद, हैदराबाद, देन मराठास, राजपूत्स, सिख्स, जाट्स, सब। इसमें मैसूर, मैसूर, एक एक करके दे सबॉर्डिनेटेड द किंगडम्स, लिख लीजिए, वन बाय वन दे सबॉर्डिनेटेड द किंगडम्स, सबॉर्डिनेटेड द किंगडम्स, उन्हें अधीनस्थ बना दिया। सबॉर्डिनेटेड का मतलब अधीनस्थ बना दिया। दे सबॉर्डिनेटेड द किंगडम्स और दे फिनिश द किंगडम्स, कुछ राज्यों का नामो निशानी मिटा दिया। दे फिनिश द किंगडम्स and they created their own kingdoms. They created their many kingdoms, new kingdoms, जो अपने कंट्रोल वाली थी। जैसे तुम्हारे छत्तीसगढ़ में इतने सारे राज्य थे जो अंग्रेजों के लिए पानी भरते थे। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े राज्य थे जो आज बड़े बड़े नाम हैं राजा, वो सब अंग्रेजों के चिलम भरते थे। छोटे छोटे मुखिया थे, उन्हें सबॉर्डिनेट बना दिया, बस उनसे ट्रिब्यूट, एक मुश्त रकम को ट्रिब्यूट कहते हैं, वो लेते थे। तो दिस प्रोसेस लिख लीजिए, दिस प्रोसेस ऑफ एम्पायर बिल्डिंग बाय द कंपनी, प्रोसेस ऑफ एम्पायर बिल्डिंग बाय द कंपनी, ये भी एक नया साम्राज्य बनाया कंपनी ने। Empire building by the company was prolonged for nearly 100 years. Prolonged, Prolonged, prolonged for nearly 100 years. 100 years. तो दूसरा नंबर ये हो गया, हैं? और तीसरा नंबर क्या होगा? थर्ड, that in these years 1757 to 1858 the British laid, लिख लिए LAID, laid, in this period the British laid down the administrative and political structure, इसे हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया। In this period they initiated their social policy, educational policy, educational policy, revenue policies, judicial system, जो नई अदालत व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम न्याय व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम, तो उन्होंने सब कुछ नया बनाया। ठीक है, देयर वर न्यू कॉन्सेप्ट्स इन द गवर्नमेंट, नई कॉन्सेप्ट, लिखिएगा नहीं, इसमें नई बातें थी सारी, विचार बिल्कुल, आइडिया वॉज न्यू, मटेरियल वॉज इंडियन, माइंड वॉज इंग्लिश, काम करने वाले ज्यादातर इंडियन थे, डायरेक्शन देने वाले अंग्रेज थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज मैनेज्ड बाय द
सुपीरियर ब्रिटिश ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट थे। कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज की स्थापना की थी। सिविल सर्वेंट्स थे जो सारा काम करते थे, और सिविल सर्विसेज ये काम करती थी, और इंडियंस वर अपॉइंटेड एट द लोअर लेवल, दरोगा, पटवारी, कानूनगो, फिर नायब तहसीलदार, मुंसिफ, मजिस्ट्रेट, सिविल जज, जूनियर डिवीजन, डीएसपी, ये इंडियंस को दिए जाते थे पोस्ट। तो उन्होंने कहा कि माइंड हमारा है और सब कुछ, वो कोई बाहर से रेवेन्यू थोड़ा ही लाए थे। दे जनरेटेड ऑल द रेवेन्यू रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया। तो उसमें उन्होंने कहा ना तो मराठे, ना निजाम, ना हैदर अली, ना बंगाल, ना अवध, तुम में से सब नालायक हो, सब निकम्मे हो। जो तुम नहीं कर पाए वो हम करेंगे। हैं, आप कहते थे कि ये कंपनी है, ये कंपनी क्या करेगी, इनको तो आता ही नहीं है शासन चलाना। ये तो बनिए हैं, तराजू लेके हाथ में आए हैं, तराजू हैं, हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। हैं, अब बताओ बेटा, बनियों ने कमाल कर दिया ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। तुम सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। ठीक है। They initiated new concepts in the public administration, new concepts in the government, new concept in the police system, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, नया बनाया सब कुछ। तो जो नए का जो कॉन्सेप्ट है अंग्रेजों ने खुद डेवलप किया कि हमने तो जो हमें मिला, यहां पर कुछ नहीं था। ये घर तो खराब था, बिगड़ा हुआ था, फैला हुआ था, इसमें से कुछ भी नहीं था। यानी हम पूरा का पूरा हमने जो दिमाग लगाया है वो सब अंग्रेज दिमाग है, वही सारी संस्थाएं हैं। एवरीथिंग इज बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। लोकल मटेरियल का भी हमने यूज नहीं किया, बट दिस इज नॉट करेक्ट। वो तो कहने की बात थी। पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कहने की बात अलग होती है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स है तो उसमें दूसरे के कंट्रीब्यूशन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। अभी एक प्रवक्ता है जो कांग्रेस में है, अभी बीजेपी में चला गया, धड़ल्ले से झूठ बोलता है, आर्ग्यूमेंट देता है। तो क्योंकि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो पूछेगा हाईकमान तुम प्रवक्ता किस लिए बनाए हो, क्यों? तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लीडर्स ही क्या जो ये कह दे कि जो हमें मिला उसमें भी कुछ पॉजिटिव था, हमें तो कुछ नहीं मिला, खराब था सब, हमने तो सब कुछ अपने आप किया है भाई। When we came to India and when we started participating in the Indian politics in 1757, we found the Mughals, we found the Indian political system in a totally paralyzed condition. हमने सोचा इससे काम नहीं चलेगा, उसे हटा दिया। We didn't make use of even the debris. हमने उस मलबे का भी, मलबे में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लोहा मिल जाता है, ईंटें मिल जाती हैं, पत्थर मिल जाता है, कुछ नहीं तो नींव में ही भरा जा सकता है। बोले हमने तो इस मलबे को भी यूज नहीं किया, और सब कुछ क्रिएट किया है। ठीक है ना? बस अपने आप ही ताली तो बजती है, अपने आप ही अपनी पीठ थपथपा रहे एक दूसरे के, बहुत अच्छा काम किया रॉबर्ट, तूने बहुत अच्छा काम किया, बोले फिलिप्स तू बहुत अच्छा है, और हम बहुत अच्छे हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। भाई ये चीज तो पॉलिटिक्स में रहती है। बीजेपी कांग्रेस को कहती है, कांग्रेस बीजेपी को कहती है। 2014 तक कुछ हुआ ही नहीं था, उसमें वाजपेयी जी का भी टाइम आ जाता है। अब उनसे पूछो
कि जो इंडियन स्टेट्स थे उनका इंटीग्रेशन किसने किया? कांग्रेस ने तो किया था। गोवा वॉज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वो भी डिसीजन लिया था। पौंडीचेरी वॉज एसिमिलेटेड इनटू इंडिया, इतना आसान नहीं था। उस समय फ्रांस जो था नाटो का मेंबर था, आसान नहीं था, वो भी उन्होंने किया था। आईआईटीज किसने बनाए? उन्होंने बनाए, लेकिन पॉलिटिक्स है, कुछ हुआ ही नहीं था साहब, बस बिल्कुल सेम टू सेम है। क्योंकि इन द पॉलिटिक्स इट इज द एजम्पशन कि हमें ये सब दिखाना है, जनता को एक नई पिक्चर दिखानी है कि देखो जो हम है, मतलब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे होने का मतलब क्या है। भाई हम विदेशी हैं, पक्की बात है, वी आर द इंग्लिशमैन, वी लुक क्वाइट डिफरेंट। हम जो रेस्ट ऑफ इंडियंस हैं यहाँ के लोकल, उनसे बिल्कुल अलग दिखते हैं। हमारी हाइट ज़्यादा है, बिल्कुल गोरे चिट्टे हैं। हम इंडिया में जो गोरा है, सबसे ज़्यादा गोरा, उससे भी ज़्यादा गोरे हैं कई गुने, तो अलग से विजिबल होते हैं। क्यों? अंग्रेज को हम पहचान सकते हैं, हम अलग लैंग्वेज बोलते हैं, वी हैव ए डिफरेंट कल्चर, तो हम वी कैन बी सिंगल्ड आउट एज द फॉरेनर्स। हमें आसानी से पहचाना जा सकता, कभी भी हमारे खिलाफ लोग खड़े हो सकते हैं, फिरंगी हैं, बाहर करो, विदेशी हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे होने का मतलब क्या है। तो व्हेन द ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया, तो दे अटेम्प्टेड टू जस्टिफाई, they attempted the justification of their being in India as the political power. मतलब बिना विचारधारा के राज्य नहीं। आइडियोलॉजी इज द कोर फाउंडेशन ऑफ द स्टेट। आप केवल सेना और पुलिस के बल पर आप शासन नहीं चला सकते, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रिटिश पावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर। तो उन्होंने पहला कहा कि हमने आपको कानून और व्यवस्था का बेनिफिट दिया है। दिया है कि नहीं दिया? बोले हाँ जी दिया है। वी सेट अप द पुलिस थानास, वी सेट अप द मॉडर्न जुडिशरी, हमने नई न्याय व्यवस्था आपको दी। वी हैव यूनिफाइड द एंटायर कंट्री, वी हैव फ्रीड यू फ्रॉम द वॉर एंड वायलेंस, युद्ध और मारकाट होती रहती थी, उससे आपको बचाया है। किया है कि नहीं किया? हाँ किया है। और उसके लिए हमने सेनाएं बनाई हैं, पुलिस सिस्टम क्रिएट किया है। किया है, हाँ जी बहुत अच्छा किया है। वी हैव क्रिएटेड फॉर यू द बॉर्डर्स, तिब्बत बॉर्डर बनाया हमने, नेपाल बॉर्डर सेटअप किया, अफगान बॉर्डर बनाया, भारत की सीमाओं का फॉर्मेट बनाया। इज इट नॉट द कंट्रीब्यूशन? हमसे पहले और किसी ने क्या किया? ये काम किया किसी ने? बोले नहीं जी किसी ने नहीं किया, आपसे पहले किसी ने किया। हमने ड्यूरांड लाइन बनाई, ठीक है। हमारी सेना अफगानिस्तान में लड़ी, बर्मा में लड़ी, हमारी सेनाएं दूर देशों में लड़ी, और भारत की छवि पता चली कोई भारतीय सैनिक हैं। खर्चा कितना है साहब? ये खर्चा अब किसने पूछा? सवाल कहाँ से आया खर्चे का? हम तो बड़ी बात बना रहे, पॉजिटिव बात कर रहे, तुम नेगेटिविटी ला रहे हो। खर्चा तो तुम दोगे भाई, यू विल पे। और उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, तो ज्यादा हाई तबाह मचाने की जरूरत नहीं है, पे करते रहो। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, जो हमने किया है उसी में मस्त रहो। यानी ब्रिटिश रूल इज एसेंशियल, और हम नहीं रहे तो फिर से इंडिया ऐसा ही हो जाएगा जैसे 1757 के पहले हुआ करता था। वी आर ए मस्ट, ब्रिटिश रूल इज ए मस्ट, इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलता।
ये एक पॉलिटिक्स में आती है कि ऐसी फेज, जब जवाहरलाल नेहरू नहीं थे तो नहीं रहे, जब थे तो एंड टाइम था उनका, तो ये था भाई कौन संभालेगा। वो भी फिर भी हो गया, लाल बहादुर शास्त्री आ गए, वो नहीं रहे तो फिर इंदिरा गांधी आ गई, फिर नहीं तो फिर राजीव गांधी आ गए, मोरारजी देसाई ने भी चला लिया देश है, और फिर भी चलता रहा, चलता रहता है। लेकिन ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया, कोई कर पाया नहीं, हमने किया, वी हैव डन इट एंड से थैंक्स फॉर अस टू अस, हमारे लिए धन्यवाद दो। बोले सर एक सवाल है। बोले हाँ, हाँ बताओ। सर क्रीमिया में इंडियन आर्मीज के लड़ने से हमें क्या फायदा हुआ? इंडियन आर्मीज क्रीमिया में भेजी गई थी लड़ने के लिए 1854 में। अफ्रीका में बोअर वॉर में इंडियन आर्मी भेजी गई थी। वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी वाज सेंट टू पैलेस्टाइन फर्स्ट में। इससे हमें क्या लाभ हुआ? बोले इंडियन आगे बोलो सर। इंडियन पे अटक गए, क्या लाभ हुआ? कि लाभ भाई ये हुआ कि लोग जान गए कि कोई इंडिया का नाम की चीज है, वर्ल्ड मैप में आ गए। जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, दुनिया जान गई कितने बहादुर सिपाही हैं इंडिया के, इंडियन आर्मी इज अनस्टॉपेबल। बोले बेमतलब की बात मत करो। खर्चे कितने हुए? हु विल पे? बोले पेमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो वो कहते थे कि भाई जब हमने ये काम किया है, वी हैव यूनिफाइड द एंटायर कंट्री। अगर आपकी इंडियन गवर्नमेंट होती, यही काम अकबर ने किया था, मुगलों ने किया था, यूनिफाइड किया था उन्होंने, तो उसमें खर्चा नहीं आया था। आर्मी का खर्चा तो इंडियंस ने पे किया था। हमने किया है तो भैया खर्चा तो कोई इंग्लैंड से थोड़ी लाएंगे। विल पुट द बर्डन ऑन द इंडियन टैक्स पेयर। समझ गए? हम तो आपके लिए कर रहे हैं ना। सर क्यों कर रहे हो? आप तो यहां के नहीं हो, आप यहां कैसे? सवाल तो पूछे जाने हैं ना आगे। तो अंग्रेज इतने मतलब विजनरी थे। विजनरी वो होता है जो भविष्य की चीज को समझ लेता है कि ये आने वाले समय में, आज जो हम कर रहे हैं, अभी तो अब 1757 में या 1800 में इंडियंस जो हैं वो इतने अवेयर नहीं है। दे डोंट नो एज टू व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ देम, उनके हाथ से क्या जा रहा है। लेकिन फ्यूचर में पढ़ लिख जाएंगे और फिर ये सवाल पूछेंगे, और काफ़ी कड़वे सवाल होंगे। उन सवालों के जवाब हम अभी से तैयार कर लें। सवाल तो यही होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि सर आप यहां क्यों? कोई भी पूछ सकता है। तो एक आम आदमी को जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो भाई हम यहाँ इसलिए हैं कि योर पीपल, योर ओन पॉलिटिकल एलिमेंट्स वर नॉट डूइंग वेल इन 18th सेंचुरी, तो हमने फिर ये कर दिया, तो क्या बुरा कर दिया? बोले हाँ सही कह रहे हो सर। और फिर वी प्रोवाइडेड यू द बेनिफिट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वी यूनिफाइड योर कंट्री, सब चीज़ ठीक हो गई, नई चीज़ें दी हमने आपको, तो क्या बुरा कर दिया? बोले हाँ ठीक है। बट it's not easy to satisfy. It is not easy to justify your being in India before the educated class. जो एजुकेटेड क्लास इंडिया में आया 19th सेंचुरी में, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग, उन्होंने 10 तरह के सवाल पूछे। जो टेढ़े मेढ़ी बातें वो करते थे अंग्रेज, उसी तरह से टेढ़े मेढ़े सवाल उन्होंने भी पूछे, क्योंकि वो सब एक्सपर्ट हो गए थे। बोले सर ये बताओ आप कैसे आए यहाँ पे, हु आर यू? कि हम तो अंग्रेज हैं, शासन करते हैं। नहीं, पहले क्या थे, कैसे आ गए? तो इंडिया इज 9,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंग्लैंड, आप यहाँ क्यों? कि है कि नहीं है, तो वो तो हमें पता है, लेकिन आप उसका जवाब दो, यहाँ क्यों?
कि भाई लंबी कहानी है, बोले सुनाओ, सुनेंगे, कहानी लंबी है, सुनेंगे, सुनाओ। कि भाई ऐसा था कि एक कंपनी थी हमारी, अब नहीं है वो, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वॉज फाउंडेड इन 1600। तो हम तो, आवर एंसेस्टर्स केम अंडर द बैनर ऑफ दैट कंपनी। वी वर ट्रेडर्स। तो सर फिर ट्रेडर से फिर आप पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? कि भाई वो सुनो तो सही है। फिर होता चला गया, करते चले गए, होता चला गया। कैसे हुआ? भाई ऐसे ही हो गया। एक अंग्रेज इतिहासकार ने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इतिहास लिखे गए। इंडिया वॉज कॉन्कर्ड इन ए फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। हमने माइंड अप्लाई नहीं किया, फिर भी होता चला गया, मतलब होता चला गया। राजनीति दलदल है। बाई चांस वी गॉट स्ट्रक इन बंगाल पॉलिटिक्स। बाई चांस अपनी सुरक्षा के लिए हम प्लासी की लड़ाई लड़े, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। हमने निकलने की कोशिश भी बहुत की, पर निकलने के बजाय धंसते चले गए। पॉलिटिक्स इज ए मडल। राजनीति एक दलदल है, इससे निकलना बहुत मुश्किल अब महसूस होता है, और गालियां भी मिलेंगी, अब महसूस होता है। यू पीपल हैं, यू ग्रेसलेस पीपल, आप हमें थैंक बोलने के बजाय हमसे सवाल पूछते हो। नहीं नहीं हैं, बोले सर ये धन आपने फिर इंडिया को, वाई डिडंट यू सेटल डाउन परमानेंटली इन इंडिया? हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ तो सब लोग आए, बाहर के आते रहे, आर्य आए और आए, शक, कुषाण, हूण, अरब, सबको हमने जगह दी, हमारा दिल बड़ा है। अफगान, तर्क्स, मुगल सब आए, आप भी यहीं सेटल हो जाते हैं। आप वाई डोंट यू सेटल डाउन इन इंडिया परमानेंटली? बोले भाई रहने लायक नहीं है तो छोड़ जाओ, रहने लायक नहीं है तो लीव इट इन, लीव इंडिया टू द इंडियंस। बोले वो कैसे छोड़ें, छूटते नहीं, छूटता, आदत पड़ गई है। मतलब ये है कि हम, आप लोगों को ना, आप लोगों में हमारी जगह कोई लेने वाला है? कैन देयर बी एनी रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्रिटिश पावर? बोले सब हो जाएगा, हम कर लेंगे सब। कैसे कर लेंगे? हम कर लेंगे, तुम पहले ऐसे ही लड़ोगे, फिर हमें वापस वहां से दोबारा आना पड़ेगा। Unless until we feel that you are eligible, आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया नेट का है, आप अपना शासन खुद चला सकते हो, जब तक हमें ये रियलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक हम इंडिया को छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, समझ गई? तो ये तो मैंने एक नमूना बताया। इस तरह के सवालों के लिए अंग्रेज क्योंकि समझदार थे, दे वर वाइज पीपल। वाइज पीपल इस बात से ही है कि दे वर विजनरीज, उन्होंने उस सिचुएशन को समझ लिया। दे अंडरस्टूड दिस पॉलिटिकल सिचुएशन। भाई राजनेता तो वही होता है जो कल्पना कर लेता है, जहां अभी कुछ भी नहीं है उसने कल्पना कर ली कि यहां तो राज्य क्रिएट किया जा सकता है। इन द गिवन पॉलिटिकल सोशल सिचुएशन, इफ British attempt, तो they can create their own state, own empire। और उन्होंने कर लिया, और उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि हमने ये तराजू वाला जो है ये भी काम ठीक किया। We proved ourselves as the good traders। हमारा कॉमर्स भी बहुत अच्छा था मैनेज, but we have also proved ourselves, worth of ourselves in the public administration। हमने पॉलिटिक्स में भी झंडा गाड़ दिया। और मैं मान लो एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हूं और 1890 में मैं खड़ा हूं पीछे, और मैं अपना पीछे देखता हूं, मैं ये कहता हूं, आपस में सेमिनार होती थी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, देखो व्हाट वाज डन बाय दीज पीपल लाइक वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस साहब ने कितना महान काम किया। वी आर थैंकफुल टू देम, वी ओ ए लॉट टू देम।
दे क्रिएटेड द फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशंस की। दे हैव फाउंडेड द सिविल सर्विसेज, दे फाउंडेड द जुडिशियल सिस्टम। तो हम उनका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और समस्या ये नहीं है, मतलब सिचुएशन दूसरी है कि एक आदमी जो तराजू से केवल सामान तोलता, दुकान चलाता है, उससे कहो भाई तलवार चला, शासन कर, तो हाउ मच डिफिकल्टीज वुड दीज पीपल हैव फेस्ड इन शिफ्टिंग देयर रोल। एक ट्रेडर से एडमिनिस्ट्रेटर बने, कितनी किताबें पढ़ी होंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस आइडियोलॉजी को हमारे आम आदमी के दिमाग में भरने का उन्होंने काम किया। और आइडियोलॉजी ये है कि व्हेन वी स्टेप्ड इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स विद द प्लासी, जब हमने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो हमारे सामने और कोई चॉइस नहीं थी। इट वॉज बाय डिफॉल्ट, वी हैड नो अदर ऑप्शन, मजबूरी माना पड़ा। वी हैव टू डू दैट फॉर आवर सेफ्टी। फिर हम उसमें से निकल नहीं पाए। और अगर प्रवेश कर लिया हमने राजनीति में तो क्या वो गुनाह कर दिया? वी हैव प्रोवाइडेड यू द बेनिफिट्स। हमने शासक के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया है। देखो हमारा काम कितना काम है। वी आर प्राउड ऑफ सेवरल एडमिनिस्ट्रेटर्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड मुनरो, थॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन, मार्शमैन, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रूम किया। तो हमने जो किया, विद द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वी हैव डन ए ग्रेट जॉब। ठीक है, तो पहली बात तो वो हो गई, दूसरी भी समझ में आई। तीसरा पॉइंट ये है, इसके साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसका फ्रेमवर्क है। ये क्वेश्चन आया है पिछले से पिछले साल, एक क्वेश्चन आया है कि 1850 के बाद जो चेंजेस हुए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, वो कौन कौन से हुए, क्या क्या चेंजेस हुए ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले वाले में भी आ सकता है, दो हिस्सों में पूछ सकता है। उसमें एनसीईआरटी में एक छोटे से उसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, इसका एक देख लेंगे, इसे बाद में आएगा, जब टर्म पे आएगा तो बताएंगे इसे क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए। जो मेन बात है इसमें यही रहेगी कि पॉलिटिकल पावर की ग्रोथ हुई और उसके बाद पॉलिटिकल पावर की ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, और उसके पैरेलल ही ये सब काम चल रहा है। कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन, कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फ्रेमवर्क, दोनों साथ साथ चले। बंगाल से शुरुआत की, फिर एक्सटेंशन हुआ, अवध में उन्होंने यही किया, फिर और आगे किया, फिर और आगे किया। ऐसी जैसे जैसे कॉन्क्वेस्ट हुई उसी के साथ साथ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया गया। तो कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन, और वहीं से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो, look, what we have done in Bengal is the peace and order. What we have done in Bengal is the new system of the government. अब ये मॉडल है, with few variations we would extend this model over to the other areas. हमने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट दिया, लेकिन दूसरी जगह की कंडीशंस के हिसाब से हम नए नए रेवेन्यू सेटलमेंट देंगे। अदरवाइज द जुडिशियल स्ट्रक्चर इज द सेम, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज द सेम, कलेक्टर्स सब जगह एक जैसे होते थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज द सेम। ठीक है, तहसील की व्यवस्था सब जगह सेम थी। लॉ उन्होंने कानून बनाए तो सब जगह एक जैसी तरह से अप्लाई होते थे। सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस जितने भी थे। ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम फ्रेमवर्क वाज द सेम। उन्होंने कहा कि हम कुछ चीज़ों में तो इंडिया को यूनिफॉर्मिटी का बेनिफिट देते हैं, जिससे कि कोई किसी तरह का डाउट ना रहे। लोग कहीं भी हों, कानून की किताब पढ़ें कि इस सेक्शन में क्या है, पहले सेक्शन में क्या है, 10वें सेक्शन में क्या, 50वें सेक्शन में क्या है, 498 में क्या है, आईपीसी में, सब जगह एक जैसे कानून हो। पहले नहीं था कानून एक जगह। तो हमने ये आपको
बेनिफिट दिया है। एंड सम ऑफ द बेनिफिट्स वी हैव इनहेरिटेड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस। बाद में भी तो वही सिस्टम चल रहा है। ब्रिटिश जो रूल बुक थी उन्होंने बनाई एडमिनिस्ट्रेशन की कि कैसे फाइलें चलती हैं, कैसे आईएएस काम करते हैं, वो सब उन्होंने मैनेज की थी पहले। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क और उसके साथ जो रूल है, जो प्रोसीजर्स हैं, उन्होंने ही ज़्यादातर बनाई थी। पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स हैं जो हमारी अब पार्लियामेंट में काम करती हैं, देयर बिगिनिंग वाज मेड इन द ब्रिटिश टाइम। पहले भी तो लेजिस्लेचर हुआ करता था ना, इंपीरियल लेजिस्लेचर, तो उसमें रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम किए गए, एक दिन में थोड़े बने। एंड दीज वर डन ऑन द पैटर्न ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। तो अंग्रेजों ने ये इसमें जो काम किया वो किया, दो काम हुए कि एक तो उन्होंने अपनी पावर को डेवलप किया और दूसरे उन्होंने एक साथ अपना यहाँ पे धीरे धीरे उसी तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू सिस्टम, एजुकेशनल पॉलिसी, जुडिशियल सिस्टम, ये सब उन्होंने डेवलप किया। और फिर इसके बाद का जो आ जाएगा चौथा, ये आ जाएगा, ये लिख लीजिए इसे, कि द रिफॉर्म्स इन रिलीजन एंड सोसाइटी। ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पूरे 19th और 20th सेंचुरी के हैं, 19th एंड 20th सेंचुरी। ये हमारा एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस स्टार्टेड विद राम मोहन रॉय, हेनरी विवियन डेरोजियो। जब कुछ भारतीयों में ये फीलिंग आई, पढ़े लिखे, कि जो प्रॉब्लम है हम केवल अंग्रेज़ों को दोष दें, अंग्रेज बाहर से आए, तो हमारी अपनी कमजोरी थी ना जिसका बेनिफिट उन्होंने उठाया। इट वॉज द सोशल वीकनेस। कास्ट सिस्टम है, कास्ट में भी सब कास्ट हैं, तो हमें अपनी उन वीकनेसेस को दूर करना है। वी शुड क्रिएट एन अवेयर इंडियन सोसाइटी जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अपने बारे में समझे, अपने कंट्री के बारे में जाने। ठीक है, तो इस तरह से रिफॉर्म्स शुरू हुए। इसमें राम मोहन रॉय थे, राजा राम मोहन रॉय। इसमें दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना की थी। इसमें हेनरी विवियन डेरोजियो थे, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे और थे, ईश्वरचंद विद्यासागर थे, और भी थे इंडिविजुअल लेवल पे। पारसी रिफॉर्मर्स थे, सिखों में रिफॉर्म्स थी, ओवरऑल रिफॉर्म्स अमंग द मुस्लिम्स। कुल मिला के these reforms were taken up in the 19th century, and most of the reforms were related to the caste system and the women rights और caste को लेके ज़्यादातर रिफॉर्म्स थी। The process of the reforms was centered on the women position, condition of women, rectification of the condition of the women। ज़्यादातर जो रिफॉर्म्स थी वो इन्हीं दो बिंदुओं पर टिकी हुई थी, ज़्यादातर, नॉट ऑल, क्योंकि womenhood suffered due to the child marriage, polygamy, due to the पर्दा सिस्टम, lack of literacy, education नहीं थी, women were not allowed entry into the temples, बहुत सारे मंदिरों में उनके एंट्री पर बैन था, और दे वर नॉट गिवन डेमोक्रेटिक राइट्स इन द फैमिली, बाहर आ जा नहीं सकती थी, मिसमैच मैरिजेज की प्रॉब्लम थी, सती की प्रॉब्लम थी। ठीक है, और सेपरेशन का कोई मतलब नहीं था। अगर हस्बैंड अच्छा नहीं है तो उससे सेपरेट होने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तलाक नहीं थे उस समय, क्योंकि हिंदू मैरिज वॉज ए रिलीजियस बॉन्ड। ठीक है, अब जो भी जिसके साथ ही बांध दिया माँ बाप ने, उसी के साथ जीवन भर रहना है। विद द इंस्ट्रक्शंस एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब विदाई होती थी तो इंस्ट्रक्शन ये मिलती थी कि लड़के मत आना,
ठीक है, लड़के मत आना, डोली उठ रही है तो उसी घर से तेरी लाश उठे, यहां मत आना, मतलब यहां अब तेरा कुछ नहीं है, ठीक है, आराम से रहो, जैसे हैं बुरे बावले वो उनके साथ ही रहो, ठीक है। इकोनॉमी में कोई राइट्स नहीं, बाहर आने जाने की फ्रीडम नहीं, विडो रिमैरिज का राइट नहीं, कास्ट बहुत बड़ी सच्चाई थी, है आज भी, है, अनटचेबिलिटी थी। तो इन दोनों ही बिंदुओं पर ज़्यादातर रिफॉर्म्स टिके हुए थे। मुस्लिमों में भी रिफॉर्म्स हुए, उनके अपने एजुकेशनल बैकवर्डनेस थी, सोशल बैकवर्डनेस थी, उनमें भी रिफॉर्म्स हुए। मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स टुक प्लेस विद इन द रिलीजियस फ्रेमवर्क। हिंदुओं के रिफॉर्म्स अलग हुए, मुस्लिमों के अलग हुए, पारसियों के अलग हुए, सिखों के अलग हुए। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द इंडियन रिफॉर्म। क्वेश्चन ये है कि हाउ द इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट, क्वेश्चन लिखिए, हाउ द इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द 19th century, how were the reform movements of India in the 19th century different from the European Renaissance, European Renaissance and Enlightenment. Renaissance, RENAISSANCE। रेनेसां का मतलब पुनर्जागरण, कि यूरोपीय पुनर्जागरण से ये क्यों अलग थे, अलग तो थे ही, कैसे अलग थे, हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन रेनेसां एंड एनलाइटनमेंट। एक ब्रेक दे दें, ठीक है, और ब्रेक के बाद आ जाओ फिर। आप तो पहली क्लास में दिखाई नहीं दिए, अरे पहले जब ली थी थे, अरे मैं तो वैसे ही कह रहा था। तो रेगुलर कीजिए क्लास, ऑनलाइन जो क्लासेस है उसमें इतना आनंद नहीं आता, ठीक है, ऑफलाइन में मजा आता है पढ़ाने में, ओके। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं बच्चे, ऑनलाइन में आलस बहुत आता है, रजाई में दुबके हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं, फिर कभी नींद आ रही है, कभी सुन लिया, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं 10-15 मिनट में।